हेलो स्टूडेंट्स, मैं शायरा खान वेलकम करती हूँ आपको अपने यूपी बोर्ड ज्ञान चैनल पर। और आज हम क्लास 12th इंग्लिश लिटरेचर की जो बुक है उसका लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर 2 को पढ़ेंगे। चूँकि आपको पता है हम एक सीरीज़ लेकर के चल रहे हैं, क्लास 12th इंग्लिश लिटरेचर एंड क्लास 10th एज वेल। तो क्लास 12th इंग्लिश लिटरेचर की जो सीरीज़ है उसमें चैप्टर 1 के सारे पार्ट को हमने कवर किया और अब हम चैप्टर 2 को स्टार्ट किए हैं, जिसमें आज हम इसके फर्स्ट पार्ट के समरी को देखेंगे। सो बिना देर किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। और सबसे पहले अबाउट द ऑथर दिया है, थोड़ा फास्ट जल्दी जल्दी जान लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, एग्जाम में से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अनीस जंग 1964 was born in राउरकेला and spent her childhood and adolescence in हैदराबाद। अनीस जंग 1964 में राउरकेला में पैदा हुई और अपने बचपना और युवावस्था इन्होंने हैदराबाद में बिताया। She received her education in Hyderabad and in the United States of America। इन्होंने अपना जो एजुकेशन था, प्रारंभिक एजुकेशन, वह हैदराबाद में कंप्लीट किया। उसके बाद यूएसए चली गई कंप्लीट करने के लिए। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स। इनके माता और पिता दोनों ही लेखक थे, राइटर्स थे। अनीस जंग बिगन हर करियर एज अ राइटर इन इंडिया। और अनीस जंग ने भी अपने करियर की शुरुआत एक राइटर के रूप में किया, और वो भी भारत से। She has been an editor and columnist for major newspapers in India and abroad। और वह मुख्य न्यूज़पेपर्स में, चाहे वो भारत के हों विदेश के हों, उन्होंने एडिटिंग का काम किया। एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और बहुत सारी किताबों को भी उन्होंने लिखा। द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ये जो हमें एक पैरा दिया गया है, जो लॉस्ट स्प्रिंग है, उनकी एक बुक है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। उस बुक का एक छोटा सा पार्ट है जो हमें पढ़ने के लिए दिया गया है। हियर शी एनालिसिस द ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशन विच कंडेम दिस चिल्ड्रन टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। यहाँ वो विश्लेषण करते हुए उन गरीब बच्चों की जो कि लाइफ के बारे में बताती हैं, किस तरीके से उनकी निंदा में लाइफ हो जाती है। सो ये अबाउट द ऑथर दिया था। अबाउट द लेसन पढ़ते हैं। हाँ, ये थोड़ी जानकारी होनी चाहिए आपके पास, क्योंकि जब आप समरी लिखते हैं ना तो उसमें बहुत काम करता है। द स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग, कहानी जो लॉस्ट स्प्रिंग है, डिस्क्राइब्स द पिटिएबल कंडीशन ऑफ पुअर चिल्ड्रन। ये गरीब बच्चों की जो दयनीय स्थिति है उसके बारे में डिस्क्राइब करती है। हु हैव बीन फोर्स टू मिस चाइल्डहुड, जिन्हें ज़बरदस्ती काम में ढकेल दिया जाता है, वो अपनी बचपना खो देते हैं। ड्यू टू द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, और ये क्यों आया है, हमारा जो सोशियो इकोनॉमिक ना सामाजिक दशा है ना, कंडीशन है, स्थिति है, उसकी वजह से आता है। डेट प्रिवल्स इन दिस मैन मेड वर्ल्ड, जो मैन मेड ने निंदा में समाज को बना दिया है, उसकी वजह से है। दिस चिल्ड्रन आर डिनाइड द अपॉर्चुनिटी ऑफ स्कूलिंग एंड फोर्स्ड इनटू लेबर अर्ली इन लाइफ। ये बच्चे, स्कूल जाने का जो मौका हर बच्चे को बचपन में मिलता है, इन बच्चों के बचपन में कभी नहीं मिला, ये खो देते हैं, इन्हें दिया ही नहीं जाता है। ऐसा हमारा समाज बन गया है। एंड ज़बरदस्ती इन्हें अपने बचपन में ही लेबर, इट मीन्स मजदूरी का काम करना होता है। तो 2 पार्ट है इसमें। पार्ट 1 को आज हम कवर करेंगे और कल ठीक रात 8 बजे कवर करेंगे इसके सेकंड पार्ट को। सो स्टार्ट करते हैं। समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मुझे कूड़े के ढेर में 1 रुपया मिल जाता है। वाई डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो? आई आस्क, मैं पूछती हूँ साहेब से। होम आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग, जिससे मैं हर सुबह मिलती थी। यहाँ एनकाउंटर में मिलना। स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स ऑफ माई नेबरहुड, और जो कि मेरे पड़ोस में कूड़े का ढेर था, वहाँ पे वो लोग आते थे गोल्ड, सोने की तलाश में। सोना कहने का मतलब कोई ना कोई चीज़ जिससे वो अपने लिए बेच करके कुछ खरीद ले सामान, उसी को यहाँ पे सोने का नाम दिया गया है। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, साहेब ने बहुत लंबे समय पहले अपने घर को छोड़ दिया था। सेट एमिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, ढाका के हरे भरे मैदानों के बीचों बीच उसका घर था। हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, डिस्टेंट मेमोरी का मतलब ज़रा सा भी याद नहीं है। उसका घर क्या था, कैसा था, इसके बारे में उसे बिल्कुल भी याद नहीं है। देर आर मेनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, हिज मदर टेल्स हिम। उसकी माँ उसे बताती हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आए करते थे, और उन आंधी तूफान में उनके घर, उनके खेत सभी बह गए। सॉरी, आंधी उड़ा ले गया। That's why they left looking for gold in the big city where he now lives। इसलिए वो उस जगह को उन्होंने छोड़ दिया और बड़े शहर में सोने की तलाश में चले आए, जहाँ पे वो अभी रहते हैं। सोने की तलाश कहने का मतलब कि अपने जीवन को किस तरीके से सर्वाइव कर पाएंगे, कुछ काम धंधा करके यहाँ पे अपने जीवन को अच्छे से चला पाएंगे, इसी को सोने का नाम दिया गया यहाँ पे।
आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे। इधर उधर नजरें बचाते हुए बुदबुदाते हुए कहता है कि मेरे पास करने के लिए कुछ है ही नहीं। गो टू स्कूल, स्कूल जाओ। आई से ग्लैबली, मैंने बातों बातों में ही बड़े चतुराई से कह दिया उसे कि स्कूल जाओ। रियलाइजिंग इमिडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड। और जैसे मैंने कहा तुरंत मुझे ये रियलाइज़ हो गया कि मेरा ये साउंड है ना, मैंने जो कहा है ना, मेरी ये बातें कितनी खोखली है। क्यों? क्योंकि जिसके पास खाने के लिए सामान नहीं है, भोजन नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, तो वो स्कूल कैसे जा सकता है। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड। और वो क्या जवाब देता है, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल ही नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। जब बन जाएंगे स्कूल सो मैं भी स्कूल जाऊंगा। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम। अगर मैं एक स्कूल को स्टार्ट करूँ क्या तुम आओगे? आई आस्क, मैं पूछती हूँ, हाफ जॉकिंग, मजाक करते हुए। यस, हाँ। ही सेज, वो कहता है, स्माइलिंग प्राउडली, स्माइल करते हुए, बहुत ज़्यादा खुश होकर के हंसते हुए कहता है। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी। कुछ दिनों बाद जब मैं उसे देखती हूँ तो दौड़ते हुए मेरी तरफ आता है। इज योर स्कूल रेडी? क्या आपका स्कूल तैयार हो गया? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल। आई से, मैं उससे कहती हूँ कि एक स्कूल बनाने में बहुत समय लगता है। एम्बेरस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेड। जब मैंने उससे कहा ना, तो कहने के बाद मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई कि मैंने जो वादा किया उसका कोई मतलब ही नहीं है, मैं उसे पूरा ही नहीं कर सकती। बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। ब्लीक वर्ल्ड इट मीन्स फीकी दुनिया। उसकी फीकी दुनिया में मेरे जैसे न जाने कितने सारे लोगों ने उससे वादे किए जो कभी पूरे ही नहीं होते हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, उसे महीनों जानने के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उससे उसका नाम पूछा। साहिब आलम, ही अनाउंसेस, वो बड़े प्राउड से, बड़े खुश होकर के गर्व भरे अंदाज में कहता है, साहिब आलम, अपना नाम बताता है। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, उसे नहीं पता था या वह नहीं जानता है कि उसके नाम का क्या मतलब है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, यदि वह अपने नाम का मीनिंग जान जाए, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड का मालिक, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम टू बिलीव इट, शायद वह बिलीव नहीं कर पाएगा। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, वह अनअवेयर था कि उसका नाम क्या रिप्रेजेंट करता है। ही रोम्स द स्ट्रीट्स विथ हिज फ्रेंड्स, वो गलियों में अपने दोस्तों के साथ घूमता है। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़, और वो सारे लड़के नंगे पाँव होते हैं, बिल्कुल आर्मी मैन के जैसे। हु अपीयर्स लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जो कि जैसे सुबह में चिड़िया आती हैं वैसे ही सुबह में ये बच्चे दिखते हैं। एंड डिसअपियर एट नून, और दोपहर में गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स, महीनों बाद, आई हैव कम टू रिकग्नाइज ईच ऑफ देम, मैं उनमें से एक एक को पहचान पाई, यानी महीनों बाद। वाई अरेंट यू वियरिंग चप्पल्स? आई आस्क वन, उनमें से एक से मैंने पूछा, तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ। शेल्फ इट मीन्स ताक। ही आंसर सिंपली, और बड़े सिंपल वे में उसने जवाब दिया कि मेरी माँ ने ना स्लीपर्स को यानी चप्पल्स को ताक से उतार कर दिया ही नहीं, इसलिए मैंने स्लीपर्स या चप्पल नहीं पहने। Even if she did, he will throw them off. Aid another who is wearing shoes that do not match. एक दूसरा बच्चा उसी में से बोलता है कि यदि इसकी माँ इसे दे भी देना तो भी ये उतार फेंकेगा, उसे उतार देगा, नहीं पहनेगा। और जो बच्चा बोल रहा है ना, वो खुद भी ऐसा शूज़ पहना है, दो पैर में दो रंग का शूज़ बिना मैच किए। When I comment on it, जब मैंने इस पर टिप्पणी किया, he shuffles his feet and says nothing. वो केवल और केवल अपने पैरों को एक दूसरे से लड़ाता है। शफल्स मीन्स वैसे पैरों को रगड़ना, यहाँ एक पैर को दूसरे पैर से लड़ाता है, बट कुछ कहता नहीं है। आई वॉन्ट शूज़ सेज अ थर्ड बॉय, उनमें से तीसरा बच्चा बोल रहा है कि मैं तो पहनना चाहता हूँ जूता। हु हैज़ नेवर ऑन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ, जिसने अपने लाइफ में कभी जूते पहने ही नहीं थे। वो बच्चा कहता है कि मैं पहनना चाहता हूँ बट मेरे पास है ही नहीं। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, मैंने तकरीबन पूरे देश की यात्रा किया और यात्रा करते हुए मैंने देखा बहुत सारे बच्चे स्लीपर्स यानी चप्पल नहीं पहनते हैं, नंगे पाँव घूमते हैं। इन सिटीज़, शहरों में भी, ऑन विलेज रोड्स, और गांव के गलियों में, गांव के सड़कों में भी। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू से बेयरफुट इज़ वन एक्सप्लेनेशन। यदि आप उनसे पूछेंगे तो वो लोग एक्सप्लेनेशन में यही बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं है इसलिए हमने स्लीपर्स नहीं पहने,
बल्कि हमने स्लीपर्स इसलिए नहीं पहने, क्यों? क्योंकि ये हमारी ट्रेडिशन है, परंपरा है। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। और मैं बड़ा सोच में पड़ जाती हूँ ये उनके जवाब सुन करके कि किस तरीके से एक्सप्लेन करते हुए वो बहाने बनाते हैं, जो अपने उस गरीबी का को छुपाते हुए बहाना बनाते हैं, जो सदियों से चली आ रही है, काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम यूडीपी वंस टोल्ड मी। मुझे एक आदमी की कहानी याद है जो यूडीपी से बिलोंग करता है। उसने मुझे एक कहानी बताई थी। एज अ यंग बॉय, तो छोटे से बच्चा की कहानी बताता है। ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। वह स्कूल जाया करता था और गुजरते हुए, पास्ट इट मीन्स गुजरते हुए टेम्पल से, मंदिर से, पुरानी मंदिर थी। वेयर हिज फादर वॉज प्रीस्ट, जहाँ उसके पिता एक पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज। वह थोड़ी देर के लिए उस मंदिर में रुकता था और देवी माता से शूज के लिए प्रार्थना करता था। 30 years later I visited his town and the temple. 30 साल बाद मैंने उसके कस्बे और उस मंदिर में यात्रा किया, दोबारा गई। Which was now drowned in an air of desolation. जो इस समय वो मंदिर तकरीबन खत्म होने के कगार पर था, मतलब टूट फूट सा गया था। In the backyard, उसके पीछे, where lived the new priest, जहाँ पे नया पुजारी रहता था, there were red and white plastic chairs. वहाँ पे लाल और सफ़ेद कलर के प्लास्टिक चेयर्स भी पड़े हुए थे। A young boy dressed in a grey uniform, wearing socks and shoes, arrived panting and threw his school bag on a folding bed. एक बच्चा आता है, यंग बॉय आता है, जो कि ग्रे कलर, इट मीन्स स्लेटी कलर का ड्रेस पहना हुआ है, शॉक भी पहना है, शूज़ भी पहना है। हाँफते हुए घर पहुंचता है और अपने स्कूल बैग को उठा करके फोल्डिंग बेड पे फेंक देता है। जैसे ही पहुंचता है, लुकिंग एट द बॉय, उस लड़के की तरफ देखते हुए या उस लड़के को देखकर, आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. मुझे उस लड़के की याद आती है जो देवी माता के पास रोजाना जाता था और प्रे करता था शूज़ के लिए, और एक दिन देवी माँ उसे शूज़ दिला देती हैं। Let me never lose them. और वो खुद से कहता है कि अब मैं इसे कभी खोऊंगा नहीं, इट मीन्स खुआऊंगा नहीं। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, देवी माता ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया था। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रिस्ट हाउ ओर शूज। छोटे बच्चे जैसे कि इस प्रिस्ट का बेटा है, वैसे बहुत सारे बच्चे शूज पहनते हैं या पहने हुए होते हैं। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रीमेन शूलेस। बट बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जैसे रैग पिकर्स, जो मेरे पड़ोस में आते हैं बच्चे, कूड़ा इकट्ठा करने वाले, वो बच्चे कभी शू, इट मीन्स जूते पहने ही नहीं हैं, आज भी शूलेस हैं, उनके पास जूते नहीं हैं। My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi yet miles away from it metaphorically. Acquaintance it means मुलाकात। मेरी ये मुलाकात जो है ना, उन नंगे पाँव रैग पिकर्स, कूड़ा इकट्ठा करने वाले लड़कों के साथ, यही मुझे लेकर के जाती है, लीड्स करती है, ले जाती है सीमापुरी तक। सीमापुरी इट मीन्स एक जगह जो दिल्ली के पास में है। वैसे तो आप अगर इसे मापें तो दिल्ली से मीलों दूर है। Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. और ये लोग जो रैग पिकर्स की फैमिली है, यहाँ पे फैले हुए हैं, बिखरे हुए हैं, जो कि 1971 में बांग्लादेश से यहाँ आए थे। साहिब्स फैमिली इज अमंग देम। साहिब का परिवार भी उन्हीं परिवार में से एक है। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस। और उस समय सीमापुरी वाइल्डरनेस मतलब बहुत लंबी चौड़ी जगह हुआ करता था। इट स्टिल इज, आज भी है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी। लेकिन अब खाली जगह नहीं है, लोग भर गए हैं, फैमिलीज हो गई हैं वहाँ पे। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विथ रूफ्स ऑफ टिन एंड टर्पलिन, डिवाइड ऑफ सीवेज, ड्रेन्स ऑफ रनिंग वाटर, लीव 10,000 रैग पिकर्स। और उनके घर की बनावट कैसी है? मिट्टी से बना हुआ है, कीचड़ी मिट्टी से बना है, उनके छत टिन के हैं या तिरपाल के हैं, और सीवेज, गंदे पानी निकलने का कोई साधन नहीं है। ड्रेन्स या में नाला या बहता हुआ पानी वहीं इधर उधर बहता रहता है, और उसी जगह में रैग पिकर्स यानी कूड़ा इकट्ठे करने वालों की तकरीबन 10,000 परिवार वहाँ पे रहता है।
They have lived here for more than 30 years without an identity, without permits, but with ration cards that get their names or voters list and enable them to buy grain. उन्हें यहाँ 30 सालों से अधिक समय बीत गया रहते हुए, बिना पहचान के, बिना इजाज़त के, लेकिन उनके पास राशन कार्ड है जिससे उनका नाम वोटर लिस्ट में आता है। वो लोग वोट देने के काबिल होते हैं और उसी वोटर लिस्ट के ज़रिए वो बाहर निकल करके फूड, भोजन, खाने योग्य सामान खरीद लेते हैं। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। भोजन ज़्यादा महत्वपूर्ण है सर्वाइव करने के लिए, जीवन को जीने के लिए, पहचान पत्र से। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, यदि हम अपने परिवार को दिन के लास्ट में यानी दिन भर में एक बार अपने परिवार को खाना खिला सकें, अंत में कहने का मतलब दिन ख़त्म होते होते अपने परिवार को अगर एक टाइम का भी खाना खिला पाएँ और बिना पेट दर्द किए सो जाएं, we would rather live here than in fields that give us no grain। तो हम यहीं रहना पसंद करेंगे बजाय उस हरे भरे मैदान में जो हमें कभी भोजन देता ही नहीं था। से अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ीज, औरतों की जो ग्रुप थी ना, जो कि फटी हुई साड़ियाँ पहने हुए थे, वो लोग कहते हैं Then I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers। और ये जवाब उन्होंने कब दिया? ये जो जवाब था ना, ये कब दिया उन्होंने? जब मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने अपनी सुंदर सी धरती, हरे भरे मैदान, जो नदियाँ थी, हरा भरा मैदान था, सब कुछ तो था, वहाँ पे उन्होंने क्यों छोड़ दिया? उसका जवाब इन्होंने इस लाइन से दिया, Wherever they find food, they pitch their tents that become transit homes। जहाँ कहीं उन्हें भोजन मिल जाता था, वो वहीं पे अपने टेंट को लगाते, वही उनका घर हो जाता। Children grow up in them, और वहीं इनके बच्चे बड़े हो जाते, becoming partners in survival, और उनके जीवन को सर्वाइव करने में वो भी पार्टनर बन जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग। सीमापुरी में लाइफ को सर्वाइव करना, लाइफ को जीवन को जीना, इट मीन्स कूड़ा इकट्ठा करने का काम करना। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रॉपर्टीज ऑफ अ फाइन आर्ट। सालों से ये बच्चे इस काम को कर रहे हैं, करते करते इन्हें एक आर्ट मिल गया है। ग्रैब टू देम इज गोल्ड, सॉरी गार्बेज टू देम इज गोल्ड। गार्बेज उन्हें क्या देता है? सोना देता है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ये उन्हें उनके रोज का खाना है। अ रूफ ओवर देयर हेड्स, सर के ऊपर जो छत है ना, ये गार्बेज की वजह से ही है। इवन इट इज़ लेकिंग ऑफ रूफ, भले ही वो रूफ टपक क्यों नहीं रहा हो, छत टपकता हुआ ही क्यों ना हो, बट ओके है। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन बच्चों के लिए कुछ अलग ही था, कुछ डिफरेंट था। ये उनके पेरेंट्स की सोच थी। क्या थी बच्चों के लिए? देखिए, आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी, कभी कभी मुझे 1 रुपये मिल जाते हैं। इवन अ 10 रुपी नोट्स, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि 10 का नोट भी मिल जाता है। साहिब सेज हिज आइज लाइटिंग अप, ये साहिब बताता है कि उसे कभी कभी 1 रुपये तो कभी कभी 10 रुपये के नोट मिल जाते हैं, और जब वो बताते हैं ना तो उसकी आंखें चमकती हुई रहती हैं, मतलब खुश रहता है। When you can find a silver coin in a heap of garbage, जब आपको कूड़े के ढेर में कभी सिल्वर का सिक्का यानी चांदी का सिक्का आप पा लेते हैं, आपको मिल जाता है, you don't stop scrounging, तो सर्च करना आप बंद नहीं करते हैं। For there is a hope for finding more, आपके अंदर आशा, उम्मीद जग जाती है कि चलो कुछ और मिल जाएगा, और इस आशा में आप ढूंढते रहते हैं। It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to their parents। ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए ना गार्बेज, कूड़े के ढेर का मतलब कुछ अलग ही है उनके पेरेंट्स से। क्या मैं कहना चाहती हूँ? देखिए आगे। For the children, it is wrapped in wonder। बच्चों के लिए क्या है? वंडर है, आश्चर्य में लिपटी हुई चीज़ है। For the elders, it is a means of survival। लेकिन बड़ों के लिए इसका मीन्स क्या है? सर्वाइवल, जीवन यापन करना। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। एक दिन जाड़े का दिन होता है, सुबह का समय होता है, मैं साहिब को देखती हूँ जो हमारे पड़ोस में एक क्लब है ना, उस क्लब के गेट वाली जो दीवार है, उस दीवार के पीछे वो खड़ा था। वॉचिंग 2 यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस, और 2 युवा व्यक्ति जो कि टेनिस खेल रहे थे वाइट ड्रेस पहन करके, उन्हें ही वह देख रहा था।
आई लाइक द गेम, ही हम्स। वो धीरे से कहता है कि मैं भी गेम को बहुत लाइक करता हूँ। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और चार दीवारी के पीछे खड़े होकर के ही उन्हें देख करके वो बड़ा संतुष्ट था। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, ही एडमिट्स। और वह बताता है कि जब कोई नहीं होता है ना तो मैं अंदर चला जाता हूँ। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, और जो गेट कीपर है ना वो मुझे झूला झूलने की इजाज़त दे देते हैं। मतलब जब मैं झूला झूलता हूँ तो कुछ भी नहीं बोलते हैं। साहेब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। साहेब भी टेनिस वाली जो शूज़ होती है वो पहना हुआ था, लेकिन ये बड़ा स्ट्रेंज, बड़ा अजीब दिख रहा था। क्यों? क्योंकि वो जो शर्ट पहना था ना वो उसका कलर बिल्कुल फीका पड़ गया था और छोटा भी हो गया था। समवन गेव देम टू मी, ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेन करते हुए वो बताता है कि ये जो शूज़ है ना ये मुझे किसी ने दे दिया था। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय, बल्कि फैक्ट और यानी सच्चाई ये थी कि ये किसी धनी बच्चे ने डिस्कार्ड कर दिया था, पहनने से मना कर दिया था, छोड़ दिया था। वो परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम डजंट बॉदर हिम। शायद उस धनी बच्चे ने इसलिए पहनने से मना कर दिया होगा क्योंकि जो एक जूते में होल हो गया था, छेद हो गया था, लेकिन वो जूते में जो छेद थी ना वो छेद इसे इट मीन्स साहिब को परेशान नहीं करती है, उसे बिल्कुल बुरा नहीं लगता है। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयर फुट इवन शूज़ विद अ होल इज़ अ ड्रीम कम्स ट्रू। वो बच्चा जो कभी शूज़ पहना ही नहीं था, उसे अपने लाइफ में कभी शूज़ मिला ही नहीं था, हमेशा नंगे पाँव चला है, तो उसके लिए शूज़ मिलना भले ही वो छेद वाला था, सपने सच होने के जैसा था। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच। लेकिन जो वो गेम देख रहा था ना, बट इंटेंटली मतलब इरादे के साथ टकटकी लगा करके देखे जा रहा था, लेकिन उसके रीच से, उसके पहुंच से बहुत दूर था वो। दिस मॉर्निंग इज सबर साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। अच्छा, कुछ दिनों बाद की बात करती हैं फिर से अब ये लेखिका कि फिर एक सुबह वो मिलती हैं साहिब से और देखती हैं कि वो मिल्क बूथ पे जा रहा होता है। इन हिज हैंड इज अ स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में एक स्टील का बर्तन होता है। आई नो वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस। थोड़ी सी दूरी पर इशारा करते हुए वो बताता है कि अब मैंने एक चाय की दुकान पर काम करना स्टार्ट कर दिया है जो वहीं आगे रोड के पास है। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स। मुझे 800 रुपये मिलता है वहाँ पे और 3 टाइम के भोजन भी मिलते हैं, खाने को भी मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क। मैं उससे पूछती हूँ कि क्या तुम इस जॉब को लाइक करते हो। हिज फेस आई सी, उसका चेहरा जब मैं देखती हूँ, ही लॉस्ट द केयर फ्री लुक, जो पहले उसके चेहरे पे खुशी आती थी ना वो नहीं झलकता है, निराशा दिखती है उसके चेहरे पे उस समय। द स्टील canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder। और ये जो स्टील कैनिस्टर है ना, चाय का बर्तन उसे बहुत हैवी लगता है उसके वो प्लास्टिक वाले बैग से जो कंधों पे लाद करके बड़ी आसानी से लाइटली हल्के में लेकर के ढोया करता था, उससे कई गुना ज़्यादा हैवियर, भारी लगता है ये। क्यों? क्योंकि द बैग वॉज हिज, वो जो बैग था, वो थैला था, उसका अपना था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप। लेकिन जो कैनिस्टर है ना, चाय का बर्तन है ना, ये उसका नहीं है बल्कि उस इंसान का है, उस आदमी का है जो इस टी शॉप, चाय दुकान का मालिक है। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ऑन मास्टर। साहिब बहुत ज़्यादा दिन तक, ज़्यादा समय तक अपना मास्टर नहीं बन पाया। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस कहानी का एंड होता है। अनीस जंग हमें बताती हैं कि किस तरीके से गरीब बच्चे अपना जीवन यापन करते हैं और बचपन में ही उनका बचपना छिन जाता है। सो अब तक आप जुड़े हैं, इट मीन्स एक स्टूडेंट से। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, स्टे कनेक्टेड विद दिस चैनल। एवरीडे रात 8 बजे मिलेंगे, आपकी क्लास 10th एंड 12th की इंग्लिश सिलेबस को कवर करेंगे यूपी बोर्ड्स के हिसाब से जो कुछ भी होगा। सो मिलते हैं कल रात 8 बजे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।